हेलो गाइस, आई एम रतन सर। वेलकम करता हूं रतन सर ग्रामर चैनल में। ग्रामर और ट्रांसलेशन के टफ टॉपिक्स को इजी एंड सिंपल लैंग्वेज में डिस्कस करता हुआ वीडियो लेकर आपके सामने आता रहता हूं। आजकल मैं ट्रांसलेशन डिस्कस कर रहा हूं और ट्रांसलेशन के सीरीज में एक एक छोटी बड़ी बात यहां बताई जाती है। इतनी जानकारी कि आपको कहीं भी किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम ट्रांसलेशन बनाने में नहीं आवे। इस बात का ध्यान रख करके ये चैनल आपके लिए एक एक चीज आपके सामने लाकर रखता रहता है। तो वीडियो को अंत तक देखा करें और अगर कोई बात समझ में ना आवे तो अपना कमेंट वीडियो के कमेंट सेक्शन में डालें। आज का जो वीडियो है उसका टॉपिक है जोरदार कथन बताने वाले वाक्य। जोरदार कथन बताने वाले वाक्य एक लंबा टॉपिक होता है, तो इसलिए उसको छोटे छोटे वीडियोज में आपके सामने लाना मजबूरी होती है। प्रीवियस वीडियोज में मैं कुछ जानकारी दे चुका हूं। अब इस वीडियो में अगली जानकारी आपके सामने हाजिर है, तो एक एक चीज देखिए। हो सकता है ये वीडियो थोड़ा लंबा हो, बट अंत तक बने रहिए, आपको एक एक बात समझ में आने वाली है। तो शुरू करते हैं जोरदार कथन बताने वाले वाक्यों का ट्रांसलेशन। जोरदार कथन बताने वाले वाक्यों का ट्रांसलेशन। अलग अलग तरह के वाक्य आपके सामने आएंगे, उन सभी वाक्यों को ट्रांसलेट करना आपको आना चाहिए। ओनली देन यू विल बी कॉल्ड एन एक्सपर्ट इन ट्रांसलेशन। अब जो आपके सामने वाक्य आएगा उसकी बनावट इस तरह की रहेगी। एक एक बनावट को चेक करें। एक उपवाक्य आएगा जिसको इंग्लिश में क्लाउज कहते हैं। उस उपवाक्य में क्रिया के साथ ही आएगा। उसके बाद फिर की आएगा और फिर एक उपवाक्य आएगा। अगर ऐसा सेंटेंस आपके सामने आ जाए, ऐसे सेंटेंस को ट्रांसलेट करने का ये तरीका है। तरीके को जाने, वो होता है जस्ट एज। जस्ट एज या नहीं तो एज, उसके बाद क्लाउज। ये क्लाउज होगा सबऑर्डिनेट क्लाउज, जो आपको पहले ही बताया जा चुका है सबऑर्डिनेट क्लाउज क्या होता है। उसके बाद आपको देना पड़ेगा कॉमा, उसके बाद फिर देना पड़ेगा अंत में दूसरा क्लाउज, जो क्लाउज होगा प्रिंसिपल क्लाउज। इस तरह से ट्रांसलेट करने की आवश्यकता पड़ेगी। दूसरा, इसका इसी वाक्य को ट्रांसलेट करने का और भी तरीका है, वो भी देखिए। हार्डली, हार्डली अथवा स्कार्सली। हार्डली अथवा स्कार्सली, उसके बाद क्लाउज, जो क्लाउज होगा प्रिंसिपल क्लाउज। प्रिंसिपल क्लाउज, उसके बाद व्हेन, उसके बाद फिर क्लाउज जो होगा सबऑर्डिनेट क्लाउज। तो दोनों तरह से फिर इसी वाक्य को और तरह से भी बनाया जा सकता है। एक एक वाक्य को एक से अधिक तरीके होते हैं ट्रांसलेट करने के, वो भी जाने। soon as, soon as के बाद क्लाउज आएगा जो होगा प्रिंसिपल क्लाउज। उसके बाद कॉमा देंगे, फिर देंगे अगला क्लाउज जो होगा सबऑर्डिनेट क्लाउज। और भी तरीका है जिससे इसको ट्रांसलेट किया जा सकता है। वो तरीका है नो सूनर, नो सूनर डिड के बाद सब्जेक्ट, उसके बाद V1, उसके बाद अदर वर्ड, और फिर देन, और देन के बाद एक जो क्लाउज आपका बचा हुआ है वो क्लाउज होगा जो होगा सबऑर्डिनेट क्लाउज। अब तरीके से एक वाक्य को ट्रांसलेट करके आपको दिखाते हैं, देखिए कैसे बनेगा। एक छोटा सा वाक्य, हम लोग स्टेशन पहुंचे ही थे।
हम लोग स्टेशन पहुंचे ही थे कि, मैंने बताया कि उसमें क्रिया के साथ ही आएगा कि ट्रेन आ गई। हम लोग स्टेशन पहुंचे ही थे कि ट्रेन आ गई। इस वाक्य को 1 2 3 4 4 5 तरह से ट्रांसलेट करके अभी आपके सामने दिखाते हैं। इसका ट्रांसलेशन जस्ट एज अथवा एज, जस्ट एज अथवा एज वी रीच द स्टेशन, रीच द स्टेशन, उसके बाद देंगे कॉमा, फिर ट्रेन आ गई, सिंपल है, द ट्रेन अराइव्ड, द ट्रेन अराइव्ड। दूसरा तरीका हार्डली स्कार्सली वाले से, हार्डली अथवा स्कार्सली, हार्डली अथवा स्कार्सली had we reached the station, we reached the station when the train arrived। हार्डली और स्कार्सली के वाले वाक्य में एक चीज गौर करने वाली है, had we had नहीं, had we पहले ऑक्सिलियरी वर्ब देंगे, तब सब्जेक्ट देंगे, तब प्रिंसिपल वर्ब भर देंगे। इसी वाक्य का ट्रांसलेशन तो as soon as we reach the station, फिर कॉमा, the train arrived। कितना आसान है ये जानिए। अगला तरीका नो सूनर वाला, तो इस तरीके से नो सूनर डिड वी रीच द स्टेशन, इसी अराइव्ड को डिड और रीच में, रीच्ड को डिड और रीच में तोड़ दिया जाता है, बीच में सब्जेक्ट डाल दिया जाता है। देन द ट्रेन अराइव्ड। कितना आसान और सिंपल है ट्रांसलेट करना, यह जानिए। केवल जानना है कि हार्डली स्कार्सली वाले में प्रिंसिपल वर्ब और ऑक्सिलियरी वर्ब के बीच में सब्जेक्ट को रखा जाता है, ये याद रखना पड़ेगा अलग से। अब अगली जानकारी इस वीडियो की, अगली जानकारी है कि तब और प्लस ही, तब और ही मिलकर के और ये इम्फैटिक हो जाता है, तभी हो जाता है, तब और ही मिलकर तभी हो जाता है, और इससे, और इससे, इससे मतलब तभी से भी सेंटेंस इम्फैटिक हो जाता है, मतलब जोरदार कथन हो जाता है, इम्फैटिक हो जाता है, हो जाता है। ऐसे में तभी की अंग्रेजी, जो तब और ही को मिलने से बना हुआ है, इम्फैटिक वर्ड है, उसकी अंग्रेजी जस्ट देन अथवा ओनली देन होती है, ओनली देन होती है, लेकिन दोनों में डिफरेंस होता है। जस्ट देन से समय का तो ओनली देन से कंडीशन कब तक, कंडीशन का टेंस आता है। एग्जाम्पल देखें, समझ में आ जाएगा। एक एक एग्जाम्पल आपके काम का है, उसको समझने की कोशिश करें, पूरी बात समझ में आने वाली है। कैसे एक छोटे से
वाक्य को बदलने के चार चार तरीके होते हैं इंग्लिश में। मतलब हिंदी का एक ऐसा वाक्य जिसको चार तरह से आप ट्रांसलेट कर सकते हैं, ये बताया गया। एक एक तरीके को समझें और समझकर उसको याद रखने की कोशिश करें। अब जो तभी वाला है उसका तभी हमने एक सांप देखा। यहाँ पे इंफेसिस है तब पर, तभी। ट्रांसलेशन बनेगा जस्ट देन वी सॉ अ स्नेक। एकदम आसान, बिल्कुल इजी। फिर तभी वह पहुंच गई, तभी वह पहुंच गई। जस्ट देन शी रीच्ड। इन दोनों में तभी से समय का बोध होता है। लेकिन अगर ऐसा रहे तभी तुम परीक्षा पास कर सकोगे, यहाँ कंडीशन है। कंडीशन मतलब शर्त, मतलब कुछ ऐसा करोगे तभी तुम परीक्षा पास करोगे। तो only then you will be able to pass the exam। इस तरह से इम्फैटिक सेंटेंस का ट्रांसलेशन बनता है। ऐसे रहेगा अगर तभी मैं तुम्हें पढ़ा सकती हूँ। यहाँ ये भी तभी कंडीशन बताता है। और इस हालत में only then I can teach you। कितना आसान है यह देखते चलिए। अब कुछ दो जोरदार कथन वाले वाक्य जो होते हैं उनकी बनावट ऐसे होती है। उनमें समय या क्रम या स्थान या शब्द बताने वाला अव्यय। अव्यय हिंदी का शब्द है, हिंदी व्याकरण की चीज है, जिसका रूप नहीं बदलता है, इसको अव्यय कहते हैं। या क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण भी रख सकता है। समय क्रम स्थान या शब्द बताने वाला अव्यय या नहीं तो क्रिया विशेषण। उसके बाद कर्ता और अंत में क्रिया। इस तरह की बनावट वाला वाक्य भी कुछ जोरदार कथन में आ। इसी हालत में आप ऐसे वाक्यों को ट्रांसलेट करेंगे जिसका तरीका ये होगा। तरीका होगा अव्यय है या क्रिया विशेषण है तो एडवर्ब या नहीं तो कंजंक्शन। उसके बाद वर्ब दिया जाएगा, फिर सब्जेक्ट और अंत में अदर वर्ड। एग्जाम्पल देख लीजिए। तभी कोरोना आ गया, तभी कोरोना आ गया, तभी के साथ आ गया। ये इम्फेटिक सेंटेंस हो गया। तो देन उसके बाद वर्ब केम कोरोना, देन केम कोरोना। इसमें सब्जेक्ट के पहले ही वर्ब इम्फेटिक बनाने के चलते रखा जाता है। पहले कभी भी ऐसी दुर्घटना
मैंने नहीं देखी। अब कभी भी नहीं इसमें है, तो कभी भी के साथ नहीं आया तो नेवर, ये शुरू में रखा जाएगा। नेवर, नेवर बिफोर डिड आई सी, आई सॉ नहीं, डिड आई सी such an accident, such an accident, never before did I see such an accident। कुछ भी उसने नहीं सुना, कुछ भी उसने नहीं सुना, ये इंफेटिक। लिटिल डिड ही हियर, इसमें भी वर्ब सब्जेक्ट के पहले। बाहर चला गया, वह इंफेटिक बनाया गया, वह बाहर चला गया नहीं, बाहर चला गया। तो जोरदार बनाने के लिए इस तरह का आता है, आउट वेंट ही, आउट वेंट ही, पहले ही के पहले ही वर्ब। किसी भी हालत में वह नहीं पहुंच सकती, किसी भी हालत में वह नहीं पहुंच सकती है, जोरदार। तो इसका ट्रांसलेशन, इन नो केस, किसी भी हालत में, इन नो केस कैन, फिर वर्ब पहले, कैन शी रीच, इन नो केस कैन शी रीच। जैसे भीतर घुस गया अपराधी, अगर कहा जाएगा अपराधी भीतर घुस गया तब नॉर्मल सेंटेंस हो गया, लेकिन भीतर घुस गया अपराधी, ये हो गया जोरदार कथन, इंफेटिक सेंटेंस। और ट्रांसलेशन बनेगा, इन केम द क्रिमिनल। सेंटेंस को समझने की कोशिश करें, सेंटेंस भारी नहीं है, थोड़ा समझने की देर है। फिर कुछ और भी इस तरह के वाक्य हैं, मैं बताता हूं। एग्जाम्पल्स को अच्छी तरह समझने से आपको पॉइंट समझ में आएगा और आपके लिए ट्रांसलेशन बनाना भारी नहीं रहता है। तो इसी क्रम में, कहीं भी वह नहीं गया, कहीं भी वह नहीं गया, नोवेयर, कहीं भी, नोवेयर डिड ही गो, नोवेयर डिड ही गो। उसके बाद वह पहुंची, उसके बाद वह पहुंची, वह उसके बाद पहुंची नहीं, वह उसके बाद वह पहुंची। नेक्स्ट शी रीच्ड, नेक्स्ट शी रीच्ड। तो इस तरह से आपने देखा कि किस कैसे कैसे ट्रांसलेशन बनता है। और एग्जाम्पल देखते हैं, किसी दूसरी तरह से, किसी दूसरी तरह से यह काम नहीं कर सकते, किसी दूसरी तरफ से आप यह काम नहीं कर सकते। इन नो अदर वे, इन नो अदर वे
मतलब किसी दूसरी तरफ से यू कैन डू दिस वर्क। एग्जाम्पल अच्छी तरह से समझे। जैसे शायद ही वह लेट, लेट माने देर रखता है, शायद ही वह लेट रखता है। रेयरली, रेयरली अथवा सेल्डम, शायद ही के लिए रेयरली अथवा सेल्डम। इज ही लेट, ही इज लेट नहीं, इज ही लेट। अब इतनी जानकारी देने के बाद इस वीडियो का अंतिम पोर्शन आता है और वह होता है कुछ हिंदी वाक्यों वाला एक एक्सरसाइज, जिसको बनाकर अपने इस वीडियो में देखे गए नॉलेज को चेक कर। तो लिख लें एक छोटा सा एक्सरसाइज, वीडियो को देखें गौर से, कॉपी नोटबुक पेन लेकर के और स्क्रीनशॉट लेकर के उसको ट्रांसलेट करने की कोशिश करें। डू द फॉलोइंग इनटू इंग्लिश। नंबर 1, मैं घर से चला ही था कि मेरा एक दोस्त। नंबर 2, वे लोग स्कूल पहुंचे ही थे कि वर्षा होने लगी। नंबर 3, ज्यों ही गाड़ी खुली त्यों ही बच्चे चिल्लाने लगे। नंबर 4, तभी एक सिपाही आ गया, तभी एक सिपाही आ गया। नंबर 5, किसी भी हालत में वह समय पर नहीं आ पाएगा, किसी भी हालत में वह समय पर नहीं आ पाएगा। नंबर 6, आप और कहाँ जाना चाहते। नंबर 7, कभी न कभी तुम सफल हो जाओगे। नंबर 8, जब कभी वह यहाँ आएगा मुझसे मिलेगा। नंबर 9, कुछ भी नहीं खाया
उसने कुछ भी नहीं खाया उसने 10 एंड लास्ट, उसके बाद सो गया वह। ये 10 हिंदी वाक्य आपको जांचने के लिए कि आपने इस वीडियो में बताए गए पॉइंट्स को समझा या नहीं समझा। तो होता है इस वीडियो का अंत। वीडियो को अंत तक देखने के लिए थैंक्स अ लॉट। लेट अस मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।